अब की बार निशाना इमरान खान की जात है। जाली तस्वीर बनाने वाले ऑडियो वीडियो लीक्स के गंदे धंधे के जरिए कप्तान और खिलाड़ियों की किरदारकुशी की जा रही है, क्योंकि हुकूमत के पास दिखाने को कोई कारकर्दगी नहीं। बेशर्मी की इंतहा देखिए कि हुकूमती नाअहली की वजह से डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ, इसका मलबा भी अदलिया पर डाला जा रहा है। आज जो हुआ, जो इलेक्शन कमीशन ने तारीखें सजेस्ट की और इलेक्शन कमीशन के सजेस्ट करने पर सदर पाकिस्तान ने जो अनाउंस की, मुझे ये लगता है कि अब और मुश्किल हो गया इलेक्शन को डिले करना। यानी नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर हो गया है। यहाँ पर आवाम की कनेक्टिविटी या कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। कोई भी जमहूरियत दुनिया में आवाम की शमूलियत के बगैर चलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर यही है कि इक़्तिदार जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद से चलता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नहीं होता। बल्दियाती इंतखाबात हमारे यहाँ वैसे हर कोई सिर्फ नाम के होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इंसान गलती से सीखता है और आगे बढ़ता है, मगर हमारी सियासत का अलमिया यह है कि हम गलती पर गलतियां दोहराए जा रहे हैं, आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ सफर करना चाहते हैं। झूठे मुकदमे, मुखालिफ की किरदार कुशी के घटिया हथकंडे और इदारों पर हमले। 90 की दिहाई से पाकिस्तानी सियासत की अच्छी यादें वाबस्ता नहीं, मगर नून लीग फिर सियासत को 90 दिहाई में ले जा रही है, बल्कि जा चुकी है। 90 की दिहाई में नून लीग की इंतकामी सियासत का महवर बेनज़ीर भुट्टो की जात थी। इनकी किरदार कुशी के लिए कैसी घटिया जुबान इस्तेमाल की जाती थी, कैसे बेनज़ीर भुट्टो की जाली और बेहुदा तस्वीर के जरिए किरदार कुशी की जाती थी, ये किसी से ढका छुपा नहीं। अब फिर नून लीग यही माजी दोहरा रही है। अब की बार निशाना इमरान खान की जात है। जाली तस्वीर बनाने वाले ऑडियो वीडियो लीक्स के गंदे धंधे के जरिए कप्तान और खिलाड़ियों की किरदारकुशी की जा रही है, क्योंकि हुकूमत के पास दिखाने को कोई कारकर्दगी नहीं। इसीलिए ऑडियो लीक्स लाकर महंगाई से तवज्जो हटाई जा रही है। दूसरा, 90 की दिहाई का स्याह तरीन दिन वो था जब 1997 में नून लीग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। क्यों? क्योंकि नून लीग अदालत को नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने से रोकना चाहती थी। आज एक बार फिर नून लीग अदलिया पर हमलावर है। एक मुनज़्ज़म और घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है अदलिया और जजेस की किरदारकुशी की। 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमले के पीछे नवाज शरीफ का नाम गूंजा, तो आज अदलिया मुखालिफ मुहिम की क़ियादत उनकी बेटी मरीम नवाज कर रही हैं। और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि अवाम की तवज्जो अपनी नाकिस कारकर्दगी और महंगाई से हटाकर मजलूम बना जा सके। बेशर्मी की इंतहा देखिए कि हुकूमती नाअहली की वजह से डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ, इसका मलबा भी अदलिया पर डाला जा रहा है। इस हवाले से आज प्रोग्राम में आपको नाकाबिले तरदीद वीडियो भी सबूत के तौर पर पेश करेंगे। आज गुजरावाला जलसे में मरीम नवाज एक बार शदीद गुस्से में दिखाई दी। फौज और अदलिया पर चढ़ाई की। इस गुस्से की वजह शायद यह है कि सदर ममलकत आरिफ अलवी ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख की मंजूरी दे दी है। पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख कब दी जाएगी और क्या पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद हो पाएगा? हुकूमत इसकी राह में फिर रुकावट डालेगी? इसी से आगाज करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ। फिर 30 अप्रैल को इलेक्शन देख रहे हैं आप। देखें, इसमें तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम के लिए बिलखसूस मरीम नवाज़ साहिबा के लिए बहुत बुरी खबर होगी अगर तो 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हमेशा से आपको भी मालूम है कि पंजाब का जो अपर पंजाब का एरिया है, जो 3-4 सिटीज़ हैं, वही इनकी पॉलिटिक्स का महवर रहा है और यहीं से ये लोग अपनी कैंपेन जो है वो स्पीड अप करके उसको पावर ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात के रिज़ल्ट आते रहे हैं, उससे ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि पंजाब भी अब मेजॉरिटेरियन एरिया नहीं रहा मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, और अब वहाँ पर भी डिवाइड आ चुकी है। इनफैक्ट डोमिनेट कर रही थी तहरीक इंसाफ, तो अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो इसमें यही है कि मैं समझता हूँ 30 अप्रैल को अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब का जो थ्रेट है उसको डील करने के लिए पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट है, वो उस तरह से ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। मुल्तान में एक सीट उन्होंने ज़रूर जीती, लेकिन अपर पंजाब के एरियाज़ में उस तरह से नामो निशान नहीं है, उम्मीदवारान तक नहीं है उनके पास। और जहाँ तक नून लीग की पॉलिटिक्स की बात है तो उसमें डिवीजन इतनी है कि शहबाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो वो हुकूमत संभाल कर बैठे हुए हैं और नवाज़ शरीफ साहब ग्राउंड से वैसे मिसिंग है। तो नवाज़ शरीफ साहब का अगर कोई वोट बैंक था भी जो बाकी बचा, उन्होंने आकर उसको दोबारा से गैदर करने की कोशिश नहीं की और 30 अप्रैल तो बिल्कुल अप्रोच कर चुका है। तो इसका मतलब यही है कि फ्रस्ट्रेशन का भी मुजाहरा किया जाएगा अब। और अगर जिस तरह से कल हमने सारे शो में डिस्कस किया कि इंतखाबात का प्लान नहीं लग रहा हुकूमत का,
तो फिल वक्त तो इस पर नज़रसानी की जा रही है, लेकिन बैकडोर में क्या चल रहा है ये सिर्फ हुकूमत ही जानती है, या फिर जो मुक़्तदर हलके हैं पाकिस्तान के वो जानते होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात अगर होते हैं इस सूरत के अंदर तो डिफ़ीट दिखाई दे रही है, और डिफ़ीट जो है वो बयानिए की डिफ़ीट है। पाकिस्तान में अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होती जा रही है। अगर ऑन ग्राउंड इतना काम आपने नहीं भी किया, बयानिया मजबूत है आपका, तो फिर वोट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। इमरान खान साहब ने भी यही साबित किया है। मुझे लगता है जिस तरह से खान साहब को वोट पड़े हैं रीसेंट इलेक्शंस के अंदर, उसमें शायद ही किसी ने परफॉर्मेंस को जो है ना उसको इवेलुएट किया, और सब ने ये देखा कि कौन सही बयानिए के साथ खड़ा हुआ है, जो अपीलिंग है, जो हमारे इमोशंस के मुताबिक है। तो उस बयानिए का इतना फुकदान है कि PDM की जो सारी एक इत्तेहाद है, या फिर नून लीग की बात कर लें, कोई ख़ास चांस नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा वैक्यूम है जो वो फिल नहीं कर पा रहे। और इमरान खान साहब को जितना दीवार से लगाया जा रहा है, जितने केसेस बन रहे हैं, उतना पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। ये आपने बड़ा अच्छा ये सारा बताया, और उससे मेरे ज़हन में ख्याल है कि पहले जो बयानी की आपने बात की, इंपोर्टेड हुकूमत का उन्होंने शुरू में ही शुरू कर दिया था, अमेरिका वाला मामला सारा कुछ। लेकिन अब तो खुद हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दी है इसहाक डार साहब के होते हुए, इस पर हम ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे। तो उनको तो बयानिया मिलता चला जा रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो कोई बेहतरी हो सकती है यहाँ से? कोई आप देखते हैं कि किसी तरह से कोई रिवाइव कर सकती है PDM में अपने आप को कुछ, या बहुत कम वक्त रह गया है? और दूसरा ये भी कि ये कितने अफसोस की बात लगती है मुजम्मिल के आइन में एक चीज़ दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उस पर तनकीद तहरीक इंसाफ भी करती रही, उससे पहले PDM भी करती रही, अब वहाँ भी हो गया, सदर भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से भी तारीख आ गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद। और आज भी हम आप ये यकीन से नहीं कह सकते कि जी 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। ऐसे मुल्क कैसे चल सकता है? कैसे इस्तेकाम आ सकता है? कैसे बेहतर फैसले हो सकते हैं? कैसे कोई मईशत के लिए कुछ बेहतरी काम सोच सकते हैं? बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल जो होती है ना, वो हमेशा इकॉनमी के लिए ज़हर कातिल होता है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है या जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने लोन भी देना है पाकिस्तान को, और वो देख रहे हैं कि इलेक्शंस का भी इम्कान नहीं है या फिर स्टेबिलिटी सिस्टम में नहीं आ रही, तो एक तो उसकी मुआशी कॉस्ट बहुत बड़ी है, और दूसरा सियासी कॉस्ट भी बहुत बड़ी है। उसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर रिस्पेक्ट नहीं रहती तो फिर आप इसी तरह कर सकते हैं कि कोई भी हुकूमत आकर कल को ये कह देगी कि 5 साल मुकम्मल हो गए हैं तो हम क्या करें, हम इससे भी एक्सीड कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं, अभी हालात ठीक नहीं है और नाजुक मोड़ से मुल्क गुजर रहा है, जो हमेशा से बताया जाता है हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी सूरत हाल के अंदर जो इंतखाबात को लेकर अनसर्टनटी है, यकीनन जिस तरह से आपने कहा मैं एग्री करूँगा उससे कि बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमें मालूम होना चाहिए था उसी दिन जिस दिन यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट ने आना था, निगरान हुकूमत के आते ही हमें इल्म होना चाहिए था कि इंतखाबात की तारीख क्या है, कब से ये प्रोसेस शुरू होना है, ताकि वोटर भी अपना माइंड क्लियर करे, उसको भी मालूम हो कि कब नया मैंडेट मिलना है, या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग लड़ने जा रहे हैं इंतखाबात वो कब हमारे पास आएंगे, हमने उनसे क्या मुतालिबात करने हैं। तो यहाँ पर आवाम की कनेक्टिविटी या कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। कोई भी जमहूरियत दुनिया में आवाम की शमूलियत के बगैर चलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर यही है कि इक़्तिदार जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद से चलता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नहीं होता। बल्दियाती इंतखाबात हमारे यहाँ वैसे हर कोई सिर्फ नाम के होते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि पावर चली जाती है MNA के हाथ से। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर करता है कि बगैर बल्दियाती इंतखाबात के कोई भी जमहूरियत लेजिटिमेट ही नहीं है, उसकी वैलिडिटी ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जितना उसको एक्सटेंड कर सकते हैं उतना कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की भी बात हमने नहीं की वैसे, डिपेंड इसी पे करता है। अब 30 ये तारीख आ गई तो लगता यह है कि अब गवर्नर पे प्रेशर तो बहुत होगा, क्योंकि गवर्नर का ताल्लुक PDM से है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से है, उन पर दबाव होगा। जब प्रोग्राम में पहले जो बात की थी, सिद्दीक हमारे साथ हैं, सिद्दीक जान आपको याद होगा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हमारे ही प्रोग्राम में आपके सवाल करने पर और दोहराने पर भी जवाब दिया था जी मैंने लिख कर दे दिया है, तारीख दे दिया, और वही है जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा उन्हीं में से एक है, और वो मेरा ख्याल है कोई 14-15 अप्रैल थी, इस तरह आगे पीछे इसका कुछ था, लेकिन बाद में पता लगा उन्होंने कुछ इस तरह का मामला ही नहीं हुआ। तो अब ये सदर के बाद 30 अप्रैल अब तारीख आ गई है पंजाब के लिए, उन पर भी दबाव होगा। देखें, जो गवर्नर की आपने बात की, गवर्नर साहब का असल बयान वो था जो TV चैनल्स उस तरह से नहीं चला सके, बस थोड़ा सा चलाया और उसके बाद कोई नहीं चला सका, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि इलेक्शन का फैसला किसने करना है और इलेक्शन की डेट किसने देनी है। उसमें उन्होंने अपने एक बयान में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि कौन असल यहाँ पे किसके पास ताकत है, किसने फैसला करना है। आइन ने नहीं करना, कानून ने नहीं करना, अदालतों ने नहीं करना, पार्लियामेंट ने नहीं करना, बल्कि फैसला कहाँ होने वो खुद एक अपने मीडिया इंटरेक्शन में बता चुके थे जो गवर्नर साहब थे। दूसरी जो जहाँ तक बात है, देखें अब मैं ये समझता हूँ कि आज जो हुआ, जो इलेक्शन कमीशन ने तारीखें सजेस्ट की और इलेक्शन कमीशन के सजेस्ट करने पर सदर पाकिस्तान ने जो अनाउंस की, मुझे ये लगता है कि अब और मुश्किल हो गया इलेक्शन को डिले करना। यानी नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर हो गया है,
नामुमकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, बिल्कुल इस मुल्क में आपको पता है क्या कुछ नहीं होता रहा और क्या कुछ नहीं हो सकता, और अभी भी क्या कुछ नहीं हो रहा इन पिछले 10-11 माह में भी। तो इसलिए डिले तो अभी भी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन मुश्किल ज़रूर हो गया है कि अब कैसे, जब सदर ने अनाउंस कर दिया। और इसमें एक और चीज़ भी देखें कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह थी, जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो तशरीह थी, वो पहले पेशावर हाई कोर्ट ने मानने से, यानी लाहौर हाई कोर्ट ने पहले मानने से इनकार किया, फिर वो तशरीह नहीं मानी पेशावर हाई कोर्ट ने, और आज इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वो तशरीह नहीं मानी, जिनके बारे में एक परसेप्शन भी है और चीज़ें बहुत सारी मौजूद भी हैं कि किस तरह से उनका ताल्लुक रहा है जो ज़ाती तौर पे भी मियां नवाज शरीफ के साथ ये दी न्यूज़ और जंग में स्टोरी लगी थी, और उसके बाद फैसलों की हद तक भी उन्होंने भी आज इनकी तशरीह मानने से इनकार करते हुए तारीख दिया, और तारीख अब अनाउंस हो गई। सिद्दीक, मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसको आप मेरी खुशफहमी, गलतफहमी जो भी कह लें, कि आइन में जब एक चीज़ है, और ये उस दिन से हो गया था जब मुनहरिफ अराकीन की जजमेंट आई थी, हमने उससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के हवाले से भी यही सुप्रीम कोर्ट थी जब देखा था, उसके बाद मुनहरिफ अराकीन का देखें, फिर हमने जिस तरह से इत्मीनाद का वोट लेते देखा, उस वक्त भी ये बातें थी कि वो नहीं मिल रहा, फलां नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, और फिर उन्होंने इत्मीनाद का वोट ले लिया। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मुश्किल ज़रूर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि हम अब आइन के ऊपर चलेंगे, और ये जब इलेक्शन डेट अनाउंस होगी उस तरफ आया जाएगा, चाहे इसको आप मेरी खुशफहमी कहें या गलतफहमी कहें। टॉप स्टोरी पर आते हैं। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की, मैं आपसे इस पर बात कर लेता हूं। उसमें उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और साथ ये भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अब कोई मिलना ही ना चाहे तो क्या करें। और फिर यह कि जी ख़तरा उन्हीं से है जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है। इंतखाबी मुहिम का भी वो कह रहे हैं कि जी हर सूरत हम चलाएंगे। तो इमरान खान साहब तो पूरी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शंस की, और उसके बाद की भी बातें कर रहे हैं वो। तो देखिए, कल पहला वो खिताब करने जा रहे हैं और कल से वो अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है इसका भी एक मकसद दबाव बढ़ाना है। जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन मुहिम स्टार्ट हो जाएगी, लोग जो है वो मुतहरिक हो जाएंगे, तो फिर कैसे आप इतनी बड़ी एक्टिविटी को रोकेंगे, और एक मुश्किल होता चला जाएगा, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया। बाकी जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बाजवा साहब की जो चीज़ें सामने आईं, उन्होंने जो इमरान खान साहब जिसका हवाला दे रहे हैं वो तो उन्होंने खिताब किया, लेकिन और जो बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं वो क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है, तो ज़ाहिर है ना वो कोई चीज़ उसके ऊपर सबूत मौजूद है, ना कोई ऑडियो मौजूद है, ना कोई वीडियो मौजूद है, ना कोई रिटर्न मौजूद है, कोई उसका सबूत नहीं है, तो वो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र क्यों करते हैं। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, अगर अवाम इमरान खान के साथ है, तो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों देखते हैं। ये सवाल करने वाले और ये एतराज़ करने वाले भी जानते हैं कि इस मुल्क में फैसले कौन कर रहा है। मुझे बताएं, क्या मुस्लिम लीग नून ये कर सकती है जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो गई है? क्या मुस्लिम लीग नून ये कर सकती थी, मरीम नवाज साहब कर सकती थी कि वो 2 हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें चला के और उनके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात लगाएं? कभी भी हुकूमत ये नहीं कर सकती थी, कभी भी मुस्लिम लीग नून ये नहीं कर सकती थी। क्या ये मुमकिन था कि मरीम नवाज भी बरी हो गई, हमजा शहबाज भी बरी हो गए, शहबाज शरीफ भी बरी हो गए, कैप्टन सफदर भी बरी हो गए, और इसाक डार साहब भी वापस आ गए, सलमान शहबाज साहब भी वापस आ गए? मतलब जितने केसेस थे, कहीं एक जगह पे सिवाय एक जगह के वो सलमान शहबाज साहब के हवाले से कोई एक ऑर्डर ऐसा आया, वो भी फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंटरम ऑर्डर है, उसके अलावा किसी का केस नहीं रुका। सब जो रिलीफ चाहते थे वो उनको मिला। ये ऐसे नहीं हो गया। तो इमरान खान साहब को पता है कि फैसला किसने करना है, वो उन्हीं से मुखातिब हैं। और इमरान खान साहब से जब हम ये सवाल करते हैं, उनसे मिलते हैं कि खान साहब आप जब अगर आ जाते हैं इक़्तिदार में, आपके एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, नुक़्ता नज़र है? वो कहते हैं बैलेंस क्रिएट करना होता है एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट के दरमियान, और एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, उनकी राय की इंपॉर्टेंस है, उनको ऑन बोर्ड रखना पड़ता है। अब तो जिस तरह आपने फैसला साजों की बात कर दी, तो फिर वो 30 अप्रैल पर कायल है या नहीं है? ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद इसहाक डार साहब ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैं भी ढूंढता रहा हूँ, कुछ मुजम्मिल से भी जानेंगे, सिद्दीक जान से भी, कि इसमें क्या था। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। आज इसहाक डार साहब ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो मुजम्मिल, अगर हम देखें तो ये तो PDM के लिए भी काबिल कबूल एक चीज़ होनी चाहिए थी कि जब कहा जाता है जी बाजवा साहब ने, मियां साहब भी बड़ी तनकीद करते हैं कि सारा कुछ उनको लाने वाले 2018 का इलेक्शन जो कुछ भी हुआ, तो उसमें तो फिर सब चीज़ें सामने आ जाएंगी और बाजवा साहब भी फिर बता देंगे कि जी हमने क्या क्या किया इमरान खान के लिए या इनके लिए क्या क्या किया।
तो इसमें तो सबका फिर कंसेंसस हो सकता है। देखिए, कोर्ट मार्शल जो है ना, पहले तो आर्मी चीफ की अथॉरिटी है, तो उन पे बेस करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस पे मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस को तो इंडल्ज नहीं करना चाहिए। जिस बेसिस के ऊपर खान साहब ने ये बात की है वो ये है कि उन्होंने एंटी रशिया स्पीच की, इस बेस के ऊपर उनका कोर्ट मार्शल कर दें। तो इस पे खान साहब को फॉरेन पॉलिसी क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान ने पिछली 5 से 6 दहाइयों के अंदर एक कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी जो है उसको परसू किया है, और वो वेस्टर्न सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है। अगर आप तारीख देखें तो लियाकत अली खान पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अमेरिका और रूस की ऑप्शंस में से अमेरिका का इंतखाब किया, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं थे, बड़े मसाइल थे। तो वहाँ से चलते चलते फिर हमने बाद में सीटो का एग्रीमेंट साइन किया, फिर सेंटो साइन किया, जो कि एंटी रशिया अलायंसेस थी कोल्ड वॉर के अंदर। तो इसीलिए पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है वो शुरू से वेस्टर्नाइज है, और उसमें एक ये चीज़ भी है कि जो आर्मामेंट से लेके और जो बैटल जो सप्लाईज हैं उससे लेकर या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, बिल्कुल वो देख लीजिए। और इसके अलावा डैम्स पाकिस्तान के देख लें आप, जिसमें तरबेला और मंगला 2 बड़े डैम हैं। आज तक भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हैं, सबसे ज़्यादा हमारी जो तो एकदम आकर खान साहब ये एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि एकदम सारा सिक्योरिटी अपरेटस हो या थिंकिंग हो हमारी या अलाइनमेंट हो, उसको चेंज करना आसान नहीं है। हिंदुस्तान की आप मिसाल देते हैं, हिंदुस्तान ने नॉन अलाइन मूवमेंट जिसको NAM कहते हैं वो पैक्ट साइन किया था कोल्ड वॉर के अंदर, जिसमें न्यूट्रलिटी थी, वो किसी भी साइड का हिस्सा नहीं बने। पहली बात ये, और दूसरी बात वो ये करना चाह रहे थे कि आर्मी चीफ को मैं चाहता हूं कि उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन का कोई केस निकाल कर ले आएँ। तो खान साहब को मैं कहना ये चाहूँगा कि आर्मी चीफ का काम नहीं है आपके खिलाफ केसेस निकाल कर लेकर आएँ। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि वो पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं करेंगे। खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, उसको समझें, और उसके बाद ऐसे बयानात देने से इज्तनाब करें। अब मसला ये ना कि हमारी ग्राउंड रियलिटी है कि सब उधर ही देखते हैं हर तरफ से कि जी उधर नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा ये भी कि जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उन्होंने कहा जी रूस के हवाले से क्या किया, मगर उसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि उनका ये था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और थी कि हम न्यूट्रल रहना चाह रहे थे, और उन्होंने जाकर पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़े हो गए। अच्छा, टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास। इसहाक डार साहब, सीख जान इसहाक डार साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। अच्छा, किसी को भी समझ कि इसका मकसद क्या था सिवाय इसके कि उन्होंने जो बातें की जी सारा कसूर इमरान खान का 11 महीने में जो हुआ है। देखें, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी अब इसहाक डार साहब कहते रहें, लेकिन अवाम ये बात जानते हैं कि अभी 1 साल पहले पिछले फरवरी में और इस फरवरी में, पिछले मार्च में और इस मार्च में कीमतें क्या थी और अब क्या हैं वो सारे पाकिस्तान जानता है। क्योंकि हर शख्स जो है वो ज़ाहिर है जाता है मार्केट, जाता है ख़रीदारी करता है, घर चला रहा होता है, तो उसको अंदाज़ा है कि सूरत हाल किस तरह से ख़राब हुई है। और साथ ही जिस तरह कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि इनके पुराने जो बयानात हैं वो बयानात सबके सामने है ना। या तो आप उस वक्त कहते कि जनाब हम देख रहे हैं मुशीयत बहुत ख़राब हो गई है, ये पता नहीं 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। उस वक्त आपने कहा कि हम तजर्बाकार हैं, हमें आने दें और हम फिर देखें क्या करते हैं। फिर ये देखें कि जब इसहाक डार साहब वापस आ रहे थे और डॉलर रेट नीचे गया, उस वक्त इसहाक डार साहब कह देते कि जनाब ये नीचे जा रहा है लेकिन ये वक्ती है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना जाएगा, ये बड़ी टाइम लगेगा चीज़ों को ठीक करने में। उस वक्त तो बड़े बड़े दावे किए, उस वक्त तो मीडिया को इश्तिहारात देके कहा कि जनाब काम उठा दो, हर तरफ शोर मचा दो, लाला लाला शाबाश शाबाश जनाब आगे इसहाक डार साहब, और ये कर दियो सारी चीज़ें। आप बताएं फिर कहाँ पे। और फिर मरीम नवाज साहबा जो हैं वो 2-3 रोज़ पहले जब पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी की जाती है तो वो हुकूमत उनकी थी, मुबारकबाद पेश कर रही थी। तो कल किसकी थी जब डॉलर जो है वो 20 रुपये ऊपर गया। तो सूरत हाल जो है वो बहुत गंभीर है, और इसमें जो जिस तरह की का मुआशी अदम इस्तेहकाम, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जब तक ये रहेगा मुआशी अदम इस्तेहकाम भी बरकरार रहेगा। जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक 5 साल के मैंडेट के साथ कोई हुकूमत नहीं आती, बैरूनी दुनिया भी उनसे बात नहीं करेगी, दोस्त ममालिक भी बात नहीं करेंगे। देखें कल जो चीज़ें हमने रखी थी उसमें वाज़े तौर पर जो माहिरीन मईशत है उन्होंने कहा कि चाइना के अलावा किसी ने हमारी मदद नहीं की। हमारे दोस्त ममालिक जो हैं, जो ये नून लीग दावा करती थी कि हमारे बहुत करीब हैं, शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब हैं, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए? वो भी कह रहे हैं कि पहले IMF के मुआहदे में आप जाएँ और उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। चाइना के अलावा किसी ने हमारी मदद नहीं की। और जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो 3 मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने ये खबरें छापी थी, जो कि ज़ाहिर है वो इनको जो रिपोर्टर्स को बताया गया था उनके मुताबिक 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही थी शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, कि पूरी दुनिया जो है वो इंतज़ार कर रही थी, पाकिस्तान की तरफ देख रही थी कि शहबाज शरीफ आए, शरीफ ख़ानदान आए तो हम जो है वो फ़ौरन जो है वो शायद बोरियां भर के डॉलर्स की और हम जो है वो अरबों डॉलर की यहाँ पे सरमायाकारी करने आ जाएँ। तो वो सब गलत बयानी थी, झूठ था। तो बात यह कि ये जो गलत बयानी होती है, झूठ होता है, उसमें ज़्यादा देर चीज़ें चल नहीं सकती। बिल्कुल सही। और इन्होंने ये झूठ बोला था कि हम आएंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, पेट्रोल आधी कीमत पे कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे। अब बताएं वो किसान पैकेज कहाँ गया, हेल्थ कार्ड भी बंद कर दिया,
हर चीज़ आप जो है वो गरीबों के लिए आपने बंद कर दी बिल्कुल सही। और अपने लिए आपकी याशी चल रही है। एक परफॉर्मेंस वो सारा करते थे जी, डॉलर नीचे जाएगा, वो 200 से क्या अब तो 300 की बात हो रही है, 200 से नीचे क्या जाना था, अब तो 300 से नीचे, लेकिन मिल 300 पे भी नहीं रहा। अच्छा, इस पर वो अंग्रेजी में कहते हैं जी रिज़ाइन, तो मुझे लगता है मुजम्मिल मैं तो तज्जिए से ही रिज़ाइन कर दूं कि अब उनसे तो इस्तीफ़ा मांगा गया साग डार साहब से, वो कहते हैं मैं क्यों रिज़ाइन करूँ, मैं क्यों इस्तीफ़ा दूं, तो अब हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए कि जी ये नून लीग में ये रिवायत नहीं है कि वो किसी रिश्तेदार को पीछे करें, जैसा मर्जी वो परफॉर्म कर दे, जिस तरह का मर्जी मुल्क के साथ वो कर जाए, वो रिश्तेदार है तो रिश्तेदार है। देखिए उसामा, उसका फिर कॉस्ट भी उठाई है ना, क्योंकि अगर पंजाब के अंदर हमजा शहबाज साहब से बेहतर आपको कोई वज़ीर आला नहीं मिलता, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए इसहाक डार साहब से बेहतर कोई मैनेजर नहीं मिलता, तो उसका नुकसान यही होता है, फिर उस तरह ही बैशिंग होती है जिस तरह सदीक साहब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस पे या मेरिट की बेस पर नहीं लेकर आते, बल्कि ये फैमिली के अंदर पावर रखना चाहते हैं, उससे बाहर ट्रिकल डाउन ना हो जाए, कहीं हमारा कंट्रोल पार्टी से निकल ना जाए, तो ये करना पड़ता है। आपने देखा है हिंदुस्तान में कांग्रेस में गांधी फैमिली ने बिल आखिर इस बात का फ़ैसला कर लिया कि हमें अलहदा होना पड़ेगा, हालांकि वो उस पार्टी को दहाइयों से चलाते आ रहे हैं, लेकिन उनको भी एहसास हो गया कि दुनिया अब तब्दील हो चुकी है, नेपोटिज़म नहीं चल सकता। लेकिन हमारे यहाँ पर इस चीज़ का अंदाज़ा मेरा ख्याल है इनको नहीं हो रहा। दूसरी, जहाँ तक इकॉनमी की बात है, इसहाक डार साहब ने यकीनन एक इर्रिपेरेबल डैमेज जो है वो इन्फ्लिक्ट किया है इकॉनमी को। अब हमेशा की तरह वो इसको आर्टिफिशियली मेंटेन करने की करेंसी को कोशिश करते हैं और IMF के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ बनाते हैं। IMF से एक दफ़ा आप एग्रीमेंट, जब आपका वो कॉन्सूमेट ही नहीं हो रहा, 2019 की डील है इमरान खान साहब ने जो कर रखी है $6 अरब की, अगर उसको मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद कुछ करें ना, लेकिन ये उसको ही डिसरप्ट करना चाह रहे हैं और फिलहाल उसकी कॉस्ट जो है पाकिस्तान का आम शहरी उठा रहा है। और ये जो कीमत हम अदा, ये अब पाकिस्तानियों में सकत नहीं रही कि हम कोई इसकी मज़ीद कीमत अदा कर सकें। अब सारा कुछ कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ है इसकी कीमत जो है ना सुप्रीम कोर्ट अदा करे, क्योंकि उन्होंने फैसला ये दे दिया। मगर हम आपको सबूत दिखाएंगे, हमारे माशियात क्या कह रहे हैं। ये तो PDM का कहना है कि, या नून लीग की तरफ से ऐसे नेपाल दीगर लोग कह रहे हैं कि जी ये जो कुछ इस वक्त मार्केट में हो रहा है या जितनी तबाही आ रही है इमरान खान है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मगर हकीकत क्या है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। अब पता चला। अब पता चला। इस वक्त नून लीग को PDM को एक बयानिया चाहिए कि जितनी तबाही मईशत की हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है। अब उन्होंने अपनी तरफ तो देखना नहीं, तो बाहर देखेंगे। सोचा ये जा रहा था कि हर चीज़ का इमरान खान जिम्मेदार है, लेकिन एक और चाल चली गई कि जी अब सुप्रीम कोर्ट चूँकि फैसला दे चुकी कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हमने देख लिया 30 अप्रैल की तारीख भी आ गई है। ये इतना घिनौना खेल था और कल हमने सबूतों के साथ आपको दिखाया मुख्तलिफ अखबारात जिनको PDM या नून लीग बहुत चाहती है और कहती है जी ये बड़े गैर जानिबदार हैं। आज हम आपको वीडियोज़ के हवाले से बताएंगे। सदीक जान, ये अब जाहिर है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को हकीकत दिखाएं, और आज हमारे पास सब कुछ है सबूतों के साथ दिखाने के लिए कि जिम्मेदार है कौन। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। कल हमने 13 खबरें दिखाई थी उन मीडिया हाउसेस की, उन अखबारात की जिनको PDM गैर जानिबदार मानती है या अपना हामी मानती है, जिन पर उनका ईमान है, यकीन है, एतकाद है। और उन 13 खबरों में 18 माहिरीन मुईशत ने यह वाज़ेह किया था कि इसकी वजह जो है वो IMF के साथ जो डील नहीं हो रही और जो इसहाक डार साहब झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे, वो है। अब आज अगर आप वो प्ले कर दें कि जो TV चैनल्स, मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर जो माहिरीन मुईशत ने बताया है कि ये डॉलर 20 रुपये ऊपर क्यों गया, ये ज़रा प्ले कर दें ताकि पता चले लोगों को, पाकिस्तानियों को। तो जो कुछ हो रहा है मार्केट एडजस्ट कर रही है, उसका मुंतकी नतीजा है, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, उसके बाद स्टेट बैंक के ऊपर है, FBR के ऊपर है, स्मगलिंग रोकने नहीं जिन्होंने रोका उनके ऊपर है, उन सियासतदानों के ऊपर है जो कि नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने वाला है, और उस वजीर दफा के ऊपर है जो ये कहता है कि मैं दिवालिया मुल्क में रह रहा हूँ, खुदा के गजब से डरे। आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? तो जब उसका नतीजा ये हुआ कि जो दोस्त ममालिक थे जिन्होंने IMF को तहरीरी तौर पर लिख के दिया था कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, आप कुछ दे दें, वो भी परेशान हो गए, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात कर दिए। तो ये जो कुछ आप ये देखिए कि आपने मुआहदा तोड़ा, आपने बार बार रुपए की कदर को गिरने दिया, रिजर्व्स गिरते रहे, हम तमाशा करते रहे। तो ये उसका मंतकी नतीजा है, मार्केट एडजस्ट कर रही है। हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो आपको पता है $3.5 बिलियन के अराउंड हैं, और इम्पोर्ट्स जो है अभी हमने उस तरह से खोली नहीं है। तो डेफिनेटली हमारी पेमेंट्स आगे कर्जों की अभी भी बाकी है, और $7 अरब हमने तकरीबन जून तक देने हैं, और इसके अलावा हमने इकॉनमी खोल के उसे चलाना भी है, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रही। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर जो करेंसी मार्केट्स हैं या इन्वेस्टर्स मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनमें ऑफकोर्स बेयकीनी की
जो है वो लहर जो है वो दौड़ जाती है। तो यही हुआ है कि पिछले 2 दिन में इसका इम्पैक्ट आया है। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से डॉलर में जो है इजाफा देखा गया है। साल से आपने देखा डॉलर का रेट दोबारा बढ़ना शुरू हुआ है और जिस डिमांड की बड़ी वजह तो वही IMF को प्रोग्राम डिले हुआ है और उनके मुतालबे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शैतान किसान की तरह नए मुतालबा लेके आ जाते हैं। 30 साल में इतने सख्त मुतालबे कभी पेश नहीं की गए और उसके साथ अब उन्होंने ये मुतालबा भी रख दिया है, दोस्त ममालिक से गारंटी ले देंगे, पाकिस्तान को $5 अरब वो देंगे। जो डिसीजन मेकिंग में जो डिले हुआ है ना, इससे हमें ज्यादा डैमेज किया है। और क्योंकि हमारे अपने लोग मुखालफत ज्यादा कर रहे हैं मुल्क की, तो जाहिर बात है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हो रहे हैं जो IMF वाले भी पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे होते हैं और वो सिचुएशन को भी देख रहे होते हैं। कभी हम सुन रहे होते हैं कि अफगानिस्तान में डॉलर जा रहा है और वहाँ रेट बढ़ रहा है, तो अब जाहिर बात है कि उन्होंने यही कहा होगा कि भाई जो आपकी ओपन मार्केट है उससे आप मैच करें इंटर बैंक मार्केट को। तो मुझे लग रहा है इसी को मैच करने की वजह से हुआ है। आप 300, 325, 305, 310 में भी जो है आपको डॉलर नहीं मिल रहा, तो मार्जिनल रेट वही है। और इंपोर्ट की LCs आपने जब से रोकी हुई हैं, 6-8 महीने हो गए हैं जब से रोकी हुई हैं और ये खुल नहीं पा रही। तो वही वाली बात है, जैसे ही वहाँ से एक सप्लाई का प्रेशर, डिमांड का प्रेशर आएगा तो रेट ऊपर ही जाना है। तो मैं बिल्कुल इसमें सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि ये 300 तक भी हम टच करें। इसके जो बढ़ने की वजह है, जो मैं आपको बताना चाहूँ कि परसों एक खबर आई थी IMF की कि उन्होंने कहा कि आपका जो रेट है वो अफ़गान ट्रेड बॉर्डर रेट पे होना चाहिए। यानी कि उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा कि जो आपकी ग्रे मार्केट का जो रेट है वो आपका इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट होना चाहिए। और उसी के तनाज़र में हमने आज देखा कि कल 6 रुपये बढ़े और आज 19 रुपये बढ़े। कोई ताल्लुक़ नहीं उससे। ये देखें ना, लोगों को धोखा देना, लोगों को एक मिसलीड करना, गुमराह करने की ये सवाल है। ये तो सियासी बातें हैं। बात यह है कि IMF ने कहा था कि आपने एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड रखना है। अब ये आखिर जब इन्होंने ये वो शर्त मान ली, इसलिए कि इनका डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, तो उसकी वजह से यकदम जो उसमें इस वक्त ज़बरदस्ती देखें इन्हें एक्सचेंज डॉलर के रेट को दबाया हुआ था, बल्कि उसको अप्रिशिएट कराया, 260 के 261 तक ले आए थे। तो ये उसकी वजह से एकदम फिर चढ़ना शुरू हुआ है। हम अपनी जो माशी पॉलिसीज़ हैं, जो गलत माशी पॉलिसीज़ हैं, जिनके नतीजे में डॉलर की शदीद और संगीन और ख़तरनाक किस्म की किल्लत आ जाती है और फिर हम भागते हैं IMF की तरफ। तो पहली बात तो ये कर लें कि हमें कोई मजबूर नहीं करता, हम अपनी गलत पॉलिसियों पे। कल हमने 13 खबरें, 4 मीडिया हाउसेस की 13 खबरों में 18 माहिरीन मुईशत की जो बयानात हैं, एनालिसिस वो चलाए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये हुकूमत जिम्मेदार है, इनकी मुआशी पॉलिसी जिम्मेदार हैं, IMF के साथ जो बातचीत नहीं बढ़ रही वो उसकी वजह से ये डॉलर जो है 20 रुपये बढ़ा। और आज हमने 10 माहिरीन मुईशत के बयानात चलाए हैं, जिनमें से कोई एक भी ये बात नहीं कह रहा कि इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का वो आईनी कानूनी फैसला है कि 90 दिन में आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन होने चाहिए और वो फैसला इसकी वजह है। तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। 2 दिन में हमने ये सारा कुछ दिखा दिया है। इनका झूठ, इनका सुप्रीम कोर्ट पे हमला, ये बिल्कुल लोगों की नज़र में खुल के सामने आ गई हकीकत। आप देखने वाले फैसला करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त है या ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, ये लोग दुरुस्त हैं। एक और बात जो मुजम्मिल ये होती है, अभी मुजम्मिल इस्लाम साहब जो तर्जुमान रहे वज़ारत ख़ज़ाना के, उन्होंने कहा जी आप कमीशन बना दें। जो मुआहदा हमने किया IMF से, जो इन्होंने 2 दफ़ा कर चुके हैं, उसमें कौन कसूरवार है ये चीज़ वाज़े हो जाए। तो ये तो बड़ा अच्छा है, कोई एक कमीशन बना दें, पता लग जाए कि जी किसका क्या है। जिस तरह हमने तो अब दिखा दिया है एक एक माहिर मईशत का, उन्होंने बता दिया। और उनमें वो लोग शामिल हैं जो इमरान खान के दौर में भी बड़ी शदीद तनकीद करते रहे हैं, वो भी अब बता रहे हैं कि हुआ क्या इस मुल्क के साथ। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी हो इसके ऊपर, लेकिन मुझे दोनों पार्टीज़ में से ही किसी की इकनॉमिक मैनेजमेंट से मैं इंप्रेस तो नहीं हुआ, खैर अगर देखा जाए तो, क्योंकि शब्बर ज़ैदी साहब का मुझे स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड याद है, जिनको चेयरमैन FBR इमरान खान साहब ने लगाया था, कि उन्होंने जाने से पहले 2021 के अंदर ये बयान दिया था कि पाकिस्तान इज़ अ बैंकरप्ट एंटिटी। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, खान साहब के दौर में उन्होंने ये कह दिया था। तो वो कह रहे थे नज़र आ रहा है कि इसके अलावा चारा कोई नहीं है और इकॉनमी जो है वो मेल्ट डाउन की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रॉट जो है 2017 से शुरू होता है और 17 से लेके 23 तक की जो ब्रैकेट है, इसका पूरा एनालिसिस होना चाहिए, ना कि सिर्फ पिछले 10 महीने का या 12 महीने का, क्योंकि उससे तस्वीर पूरी नज़र नहीं आएगी कि असल में हुआ क्या है हमारे साथ। तो इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज़ करने के लिए एक होलिस्टिक एनालिसिस होना चाहिए कि पिछले 6-7 सालों के अंदर जो भी सियासी नापुख्तगी पैदा हुई है, जहाँ भी होती है। देखें उसामा, अगर हमारी 2017 आपको मुराद है कि
ये नून लीग का जब दौर खत्म हो रहा था, तब इन्होंने भी जो काम शुरू कर दिया था, तब तक इतने हालात बुरे हो गए थे। इमरान खान कहते रहे कि जी हम जब आए हैं तो बहुत ही बुरे हालात थे, ज़र मुबादला के ज़खारिया, हमारा तिजारती जाने से पहले जो बजट देकर गई थी नून लीग पीटीआई को, वो भी मैं समझता हूँ सुसाइडल था। इसी तरह खान साहब जाने से पहले जो सब्सिडी देकर गए पेट्रोल के ऊपर, उससे मिस कमिटमेंट हो गई। 2019 की जो IMF डील थी उसमें आपने पेट्रोलियम लेवी को हर महीने बढ़ाने की कमिटमेंट कर रखी थी, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट जो है ऐसी डील को ख़राब करता है। तो अभी तक मुझे ये भी याद है कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर साहब ने ये कहा था कि IMF के 6 अरब डॉलर के लिए आपने सारे इदारे लिखकर उनको दे दिए हैं। ओगरा को इंडिपेंडेंट करने के लिए, ऑटोनॉमी देने के लिए बिल पास हो गया, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक जो हमारा है उसको ऑटोनॉमी देने के लिए बिल पास हो गया पीटीआई के दौर के अंदर, और अब भी यही हो रहा है, क्योंकि PMLN के पास भी कोई भी इकोनॉमिक सोवरेनिटी नहीं है। तो एक सोवरेनिटी बॉर्डर्स की होती है, एक इकोनॉमी की होती है, और अब तमाम मुआशी फ़ैसले जो हैं वो बाहर से किए जा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ IMF की डायरेक्शन के ऊपर होते हैं। पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है कि उनके आगे स्टैंड लें। इसाकदार साहब ने जब कोशिश की है, उल्टा नुकसान किया है पाकिस्तान का और ज़्यादा गहरे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 6-7 साल का एनालिसिस होना चाहिए। सही है। अच्छा, मिसाक़ मईशत का कोई चांस अब सिद्दीक जान के अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो वो बैठ कर करें कि किस तरह से मुल्क को आगे लेकर जाना है, वरना यही होगा कि हमें बैठ कर उन पर तनकीद करनी पड़ रही होगी कि जी आप IMF की शराइत मान ली आपने, क्योंकि IMF प्रोग्राम में दोबारा जाना पड़ेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मिसाक़ मईशत हो सकता है। जितनी पोलराइजेशन है, जितनी नफरत है, जितनी अदम बर्दाश्त है, जो कि पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मिसाक़ मईशत हो सकता है। तमाम पार्टीज़ एक जगह बैठ के कोई फैसला कर सकती हैं, क्योंकि हर एक पार्टी का अपना ज़ाहिर है एक मईशत को भी चलाने का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि होना आइडियली यही चाहिए कि सब मिल बैठें। पाकिस्तान है तो सब हैं, पाकिस्तान खुदा न खासा नुकसान होगा तो सबको नुकसान होगा, सबको बैठना चाहिए इस मामले के ऊपर। लेकिन नफरतें जहाँ तक चली गई हैं, और अभी भी आप देख लें जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो सियासी वर्कर्स के साथ, खुद हुकूमत के अंदर से नदीम अफजल चंद साहब ने, जो हमने उनका ट्वीट का जिक्र भी किया था, उन्होंने जो आवाज़ उठाई कि ये ना करें पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, कि उनको खाना ना दिया जाए, और जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो चीज़ें कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। मुझे तो बहरहाल अभी भी, आज सदर ने गो के तारीख अनाउंस कर दी है, इलेक्शन कमीशन ने तारीख सजेस्ट की, सदर ने उसको अनाउंस किया। मुझे अभी भी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं, खराबी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, और चीज़ें अभी भी तसादुम की तरफ। तो फिर ऐसे माहौल में जहां हम जो चीज़ आइन की हुई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, सदर भी कह देते हैं, जब हम उस पर एग्री नहीं कर पा रहे तो फिर मिसाक़ मईशत कहाँ कोई होगा, कहाँ कोई बैठेगा कि अच्छा जी टैक्स हमने कैसे बढ़ाना है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ये सेक्टर्स हैं हम इनसे टैक्स लेंगे ही लेंगे, ये जनाब स्टेट इंटरप्राइजेज हैं ये नुकसान करेंगे, इनको हम प्राइवेटाइज करेंगे करेंगे, जो अरबों रुपया सालाना, अरब हार रुपया, सैकड़ों अरब रुपया उधर चला जाता है, ये हम काम करेंगे। कोई पेंशन में रिफॉर्म्स लानी है, उसका क्या करना है, तो किस तरह से फिर हम इससे निकलेंगे, कर्ज़ों का क्या करना है। तो हालात ही ऐसे बना दिए गए हैं कि इस मुल्क में पता ही नहीं है कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं आइन में उसका भी नहीं पता उस पर भी अमल होता है या नहीं होता। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।